Hello students, welcome to Shiksha classes. I am Ashish Sharma and today our topic is quadratic equations. बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानते हैं हम लोग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीकों से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ में। तो सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोई भी इक्वेशन जिसका फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में होता है और जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा उसको ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। कैसे? यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म 2 ये c है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं और एक एग्जांपल लूं और यहाँ पे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं? सोचो, ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे ये जो bx वाला टर्म है ये मिसिंग आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस और ब्रैकेट में -4 या फिर -4 लिखो। तो यहाँ पे देखो ये a की वैल्यू आ गई 1, ये bx वाला टर्म 0 है तो हम 0 इसको लिख करके डिनोमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद ये c हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? -4 है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आई होप ये दो एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कई तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको बस 3 तरीकों के बारे में जानना है और फिर आपका काम आसान हो जाएगा। सबसे पहला तरीका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म फैक्टर भी कह सकते हो। दूसरा होगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स और तीसरा बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 तरीकों से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई सा भी तरीका लगा लो, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर वही आना है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे इजी जो होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला होता है। उसमें कुछ नहीं करना होता है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको जो बताऊंगा मैं, उसमें आपको उसको वैल्यू को रख देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और मिडिल टर्म फैक्टर में हम लोग को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आज हम लोग इन तीनों मेथड में सबसे पहला जो है मिडिल टर्म फैक्टर, उससे कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, उसी को हम लोग आज डिटेल में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म फैक्टर में सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें b क्या है? देखो b भी 1 है और a की वैल्यू भी 1 है। आप रिलेट करोगे इस फॉर्म से तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं कहूं आपको कि बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर, तो कैसे करोगे? मिडिल टर्म फैक्टर का मतलब ही ये होता है कि मिडिल, जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग क्या करते हैं?
फैक्टराइज करते हैं। इस मेथड में यही किया जाता है। कैसे किया जाता है देखो, आप देखो 156 को सबसे पहले ध्यान से देखो। जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर, तो हम लोग ए को हमेशा सी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और तब जो आता है वैल्यू, उसको हम लोग किसी तरह से फैक्टराइज करके बी के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। क्या बोले हम, फिर से एक बार बोल देते हैं। हम लोग ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको फैक्टर कर करके जहां पे जो भी नंबर आएगा उसको बी के इक्विवेलेंट करने की कोशिश करेंगे। इसी को मिडिल टर्म फैक्टर मेथड कहा जाता है। 156 को आप देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू तो उतना ही रहेगा। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता है ए की जगह पे, यहाँ पे ए की वैल्यू तो 1 है, अगर कोई और नंबर होता तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से 156 को तो उतना ही होगा। तो 156 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 2 से आप कर सकते हो 78, 3 से कर सकते हो 24, फिर 3 से 8, 2 से 4, 2 से 2, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं क्लैरिटी के लिए, ज्यादा क्लियर दिखाई देगा आप लोगों को। तो आप देखो ये 156 है और हमको ब्रेक करके कितना लाना है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो हम ऐसा नंबर चूज करेंगे जो थोड़ा बड़ा हो, ताकि वो दोनों आपस में प्लस या माइनस करके क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो 3 2 6, 6 2 12 समझ लो, और इधर 3 4 2 2 4, इधर आप ऐसा करो 13 और 12 लेकर के देखो, ठीक है। ये सही किया ना मैंने, 78, 3 टाइम्स 20, ये 26 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये मेरा मिस्टेक है, 26 हो जाएगा। ये जब ये 26 हो जाएगा तो इसको कैसे करेंगे, 2 टाइम्स 13 करेंगे तो बचेगा ही नहीं और कुछ। 2 3 6, 6 12, एक तरफ ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। अब आप देखो 13 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 156। अब ये देखो माइनस करके 1 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आपको चेक करना है कि ये 156 आना चाहिए, ये सी के बराबर ये वैल्यू आनी चाहिए। तो आप देख लो इस केस में क्लियर है, 13 इंटू 12 करेंगे 156 आएगा, 13 माइनस 12 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट हटाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। एक्स कॉमन लोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा x प्लस 13 x माइनस 12। यहाँ पे मैंने x को कॉमन लिया तो x इंटू एक्स प्लस 13, ये दोनों में हम लोगों को माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13। हमेशा याद रखना जो कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच रहा है वही आपका साइन समेत ऐसा ही सेम टू सेम दूसरे टर्म में भी बचना चाहिए, तभी जाकर के आंसर आपका करेक्ट में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 12, दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर मैं कर देता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल से, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चंस आप इजी प्रैक्टिस करके जाते हो एग्जाम में और आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके, तो क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ, आप भी ट्विस्ट हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सपोज ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, अब आप इसको देखोगे तो कई लोग तो देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं कि ये रूट वाला आ गया, अब कैसे होगा, कैसे बनेगा। बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। अभी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात नहीं हुई है जो आपको तुरंत वैल्यू पुट करके आंसर मिल जाए। तो इसको आप भी उसी तरह देखो ना, ये आपका ए हो गया और ये पूरा पोर्शन -2√2, ये बी हो गया और ये पूरा पोर्शन ये +1 ये सी हो गया, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड पे। तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं क्या बताया था, a इंटू सी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब आपको 2 को ब्रेक करके 2√2 लाना है,
ठीक है। तो 2√2 कैसे आएगा? अब आप कहोगे सर ये 2√2 मैं कैसे लाऊंगा, यहाँ पे तो मेरे को नंबर ही एक दिया हुआ है 2, तो इसको ब्रेक कैसे करूंगा? जब भी इसका देखो सबसे इजी और आसान जो उपाय है ये है कि जब भी रूट में नंबर होगा तो आपको मिडिल टर्म फैक्टर भी रूट के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? मिडिल टर्म आपको जब भी रूट में दिखाई देगा, या फिर सी की वैल्यू कभी रूट में हो सकती है, ए भी हो सकता है रूट में, तो आपको रूट के टर्म्स में ही इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आपका करेक्ट आएगा। प्रोसेस वही रहेगा जो इसके पहले चल रहा था, ठीक है। तो 2 को अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं, √2 से अगर करूंगा तो √2 टाइम्स जाएगा। अब आप देखो 2 इंटू 1 2 होता है, √2 को जब 2 बार जोड़ूंगा तो 2√2 आ जाएगा, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है, यानी कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 2x² माइनस ब्रैकेट में √2 प्लस √2 इंटू x प्लस 1। अब देखो ये आसान हो गया। यहाँ पे एक और स्टेप है जहाँ पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, वो है कॉमन लेने वाला स्टेप। एम आई राइट? देखो कई बच्चों के यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर कॉमन कैसे लें। जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट वाला टर्म मैच नहीं करता है। तो उसका एक तरीका होता है, आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना है रूट वाले टर्म पे। सपोज ये 2 टर्म मेरे को है, तो x तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, ये दोनों टर्म में x कॉमन है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें सिर्फ √2 है, तो जो कम वाला है उसको लेंगे। तो √2 अगर आप √2x कॉमन ले लेते हो, यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ √2 बचेगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको कंफ्यूजन अगर है मल्टीप्लाई कर लो, √2 इंटू √2 2, और x इंटू एक्स, यहाँ पे √2x बच रहा है, तो x² यानी कि 2x²। अब ये √2x तो पूरा कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1 बचेगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ध्यान से देखो, √2x मैंने कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ √2x बचेगा, क्योंकि ये तो 2 है। तो जब 2 में से आप एक √2 निकाल लेते हो तो एक √2 ही बचता है, तो इसलिए एक √2 यहाँ पे बच गया इंटू x -1। अब ये वाला टर्म में देखो -1 में कॉमन ले रहा हूं, तो ये √2x -1 बच गया। समझ आया? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √2x -1 इंटू √2x -1, या फिर आप इसको ऐसा लिखो √2x -1 का होल स्क्वायर, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आपका आंसर आ गया। आई होप ये जो तरीका है आपको मेरा समझाने का समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ मिडिल टर्म फैक्टर पे ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये bx वाला टर्म होता है, ठीक है। तो उसको ब्रेक करके हम लोग क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ब्रेक करके b लाने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, जो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चले। देखो ax² प्लस bx प्लस c, ये जो फॉर्म है इक्वल्स 0 मान लो, यहां मैंने लिख दिया। इसमें आपको कुछ चीजें और जानने की जरूरत है, ठीक है। जैसे जो आंसर आता है ना इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, उस आंसर को हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स, यानी कि जड़ें। तो अगर सपोज अल्फा और बीटा ये 2 रूट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के, तो इन दो रूट्स में आपस में एक रिलेशन होता है, एक नहीं बल्कि 2 रिलेशन होता है, ठीक है। कौन कौन सा? जब आप इन दोनों रूट्स को ऐड करोगे, रिलेशन नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों रूट्स को, सपोज ये 2 रूट्स है इस इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के, जब आप इन 2 रूट्स को ऐड करोगे तो ये -b/a, यानी कि ये वाला जो टर्म है -b/a, इसके बराबर हमेशा आएगा, ठीक है। और जब आप अल्फा इंटू बीटा करते हो
यानी कि अल्फा बीटा करते हो तो C/A। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कभी ऐसा भी दिया जा सकता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू आपको ना दे करके इस तरह का एक दे दिया डेटा, उस पर आपको कुछ इक्वेट करके इस रिलेशन को माइंड में रख करके फिर आपको आंसर लाना पड़े। समझ रहे हो? इस तरह से बहुत सारी चीज आपको, बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस B/A और अल्फा बीटा इक्वल टू C/A, ये जो दिया हुआ है इसको आप एक एग्जांपल से समझाइए। बता देता हूँ। देखो आपको ये जो क्लास, पहला क्लास जो करा रहा हूँ ना मैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आप जब तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं समझोगे तब तक क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनने वाले। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको बता देता हूँ। पहले वाला एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। अभी हम लोग सॉल्व करके आए। x² प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0, ये कर रहे थे ना। उस समय वहां पे 0 नहीं था, यहाँ पे 0 कर, तो हम लोगों को क्या आया था, x प्लस 13 x माइनस 12, यही आया था ना। अब देखो जब आप रूट्स निकालोगे, ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पहले सॉल्व कर दिया वीडियो में, उसको रिवाइंड करके एक बार देख लेना। तो x इक्वल टू माइनस 13 या फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 12, यही दो वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो सपोज इसको मैंने मान लिया अल्फा, इसको बीटा बोल दिया। ठीक है, अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा करके देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस 13 प्लस 12 इतना हो रहा है, -1 के बराबर हो रहा है। -1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, -1/1। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। ठीक है, तो ये -B/A दिख रहा है आपको, a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। कोएफिशिएंट जो है x² और x का दोनों का सेम है, तो यहाँ पे -1/1 यानी कि -B/A। क्लियर हुआ? और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि अल्फा बीटा कितना हो रहा है, C/A के बराबर आना चाहिए, -13 इंटू प्लस 12 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि -156 जो कि C के बराबर है, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये C/A। ठीक, C तो ऑलरेडी मेरा माइनस में है। ठीक, तो C/A समझ आ रहा है। A की वैल्यू यहाँ पे कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे A का जो कोएफिशिएंट है, मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 ही है, इसलिए आपको यहाँ पे -156/1 ही मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो कॉमन सा है कैलकुलेशन, ये आप लोग इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो इतना सिंपल और इजी नहीं होगा। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको इसके हेल्प से फिर कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। कई बार तो क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है, रूट्स दे देते हैं और बोलते हैं इक्वेशन बना के दिखाओ, तो इस तरह का फॉर्म काम में आता है उस समय। ठीक है, हम लोग लिखते हैं x² माइनस ऑफ ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तब फिर वहां से इक्वेशन बनता है। रूट दिए रहेंगे, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो सब भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू होगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये आपका एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे लास्ट में बताऊंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे आते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। अभी बस कॉन्सेप्ट लो। ठीक है, अगर चीजें समझ में नहीं भी आ रही हैं तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। इतना आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपको आसानी से सब कुछ सॉल्व हो जाए। ये देखो मार्क्स स्कोरिंग है, एग्जाम में काफी मार्क्स इससे स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी बच्चे गलती करके आते हैं, कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है। ठीक है, रटने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। देखो x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि मैं पहले ये सब इतना डिटेल में क्यों बताया। ये जो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय होल डिवाइड बाय 2a मैंने लिखा, इसी को हम लोग
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य रूल कहते हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे डायरेक्टली वैल्यू रखना और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0, कैसे सॉल्व करोगे? आपको मालूम है यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू भी 1 है, सी कितना है -156। ठीक है, सामने वाले जो साइन है ना उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी रखो, यानी कि -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी करेंगे तो ये -156 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, बाई 2 है, 2 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया है? सिर्फ वैल्यू रख दी है। ठीक है, -1 प्लस माइनस, अब देखो 4 को मल्टीप्लाई करो 156 से, 6 4 24 का 4, हाथ में 2, 20 22 का 2, हाथ में 2, 4 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, 1 प्लस 624 बाई 2, 2 इंटू 1 2। अब देखो -1 प्लस माइनस, अब 624 प्लस 1 625, 625 किसका होता है? 625 होता है, आप करके देख लो 25 का होगा। ठीक है, तो 25 बाई 2। अब देखो प्लस माइनस यहाँ पे लिखा है ना, तो एक बार प्लस में रूट वाला कैलकुलेशन होगा, एक बार माइनस में होगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे -1 प्लस 25 बाई 2 कॉमा -1 माइनस 25 बाई 2, तो 25 माइनस 1 24/2 यानी कि 12 एक बार हो जाएगा, और यहाँ पे -26/2 यानी कि -13। तो देखो आंसर वही आया आपका, क्या 12 और -13, लेकिन ये कम टाइम कंज्यूमिंग था। इसमें मैंने सिर्फ फॉर्मूला पे वैल्यूज को रख दिया और तुरंत मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चल के हम लोग इससे भी थोड़ा सा, ये तो बेसिक लेवल क्वेश्चन हो गया, इससे थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है।